नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास कूटनीतिक संवाद पर चर्चा करने वाले हैं। सोचिए, जब कूटनीति, जनसांख्यिकी और लोकतंत्र के अलग-अलग नजरिए एक ही मंच पर आमने सामने हों, तो क्या होता है? प्रधानमंत्री मोदी की हेग यात्रा के दौरान भारत और नीदरलैंड के बीच बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आज हम इन्हीं दृष्टिकोणों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सवाल ने एक बेहद विस्तृत और ऐतिहासिक कूटनीतिक जवाब को जन्म दिया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का ये बयान पूरी बहस का आधार तय करता है। उन्होंने कहा, हमें इस तरह के सवालों का सामना मूल रूप से इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सवाल पूछने वाले में समझ की कमी होती है। दिलचस्प है ना? ये कोई रटा रटाया कूटनीतिक जवाब नहीं था, बल्कि एक सीधा और मजबूत काउंटर था जिसने पश्चिमी देशों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों को सीधे तौर पर उनकी भारत को समझने की कमी से जोड़ दिया। इस पूरी कूटनीतिक चर्चा को हम आसानी से 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एक कूटनीतिक असहमति। दूसरा, सभ्यतागत बचाव। तीसरा, धार्मिक बहुलवाद की विरासत। चौथा, लोकतंत्र और गरीबी का मुद्दा। और आखिर में अल्पसंख्यक जनसांख्यिकी के आंकड़े। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक कूटनीतिक असहमति और हेग में सामने आए अलग-अलग दृष्टिकोण। और ये पूरा मामला बहुत ही शानदार तरीके से एक विरोधाभास को दर्शाता है। एक तरफ डच प्रधानमंत्री की तरफ से प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की गईं, और इसके ठीक विपरीत भारत का तुरंत आया कूटनीतिक जवाब था जिसमें भारत का एक जीवंत लोकतंत्र होने का हवाला दिया गया और इन बाहरी चिंताओं को सीधे तौर पर समझ की कमी का नतीजा बताया गया। दोनों देशों के नजरिए का ये अंतर वाकई तटस्थ रूप से समझने लायक है। अब आते हैं दूसरे अहम बिंदु पर, सभ्यतागत बचाव, यानी भारत का हजारों साल पुराना इतिहास। अब 5000 का ये विशाल आंकड़ा कोई मामूली संख्या नहीं है। भारतीय राजनयिक सीबी जॉर्ज ने इसी का हवाला देते हुए याद दिलाया कि भारत कोई हाल ही में बना हुआ देश नहीं है, यह 5 सहस्राब्दी पुरानी सभ्यता है, और यही गहरा इतिहास वहां की वर्तमान शासन व्यवस्था और कूटनीतिक बचाव की सबसे मजबूत नींव है। एक और बहुत ही खास बात जिस पर जोर दिया गया, 1.4 अरब लोगों की ये विशाल आबादी। जाहिर है, ये आबादी कोई एक सांचे में ढला हुआ समाज तो है नहीं। ये संस्कृति, भाषा, खान-पान और धर्म की इतनी अपार विविधता का संगम है जिसे शायद किसी एक तय पश्चिमी पैमाने से मापा ही नहीं जा सकता। इसी विविधता और गहराई को समझे बिना भारत पर कोई भी निष्कर्ष निकालना थोड़ा अधूरा हो सकता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, धार्मिक बहुलवाद की विरासत और आस्थाओं का एक अनूठा संगम। विदेश मंत्रालय ने इस बहुलवाद को साबित करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस ऐतिहासिक तथ्य सामने रखे। उनका दावा था कि दुनिया में शायद ही कोई और ऐसा देश हो जहां 4 प्रमुख धर्मों का जन्म हुआ हो। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये चारों भारत की धरती से ही उपजे और आज भी वहां पूरी तरह से फल फूल रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि वैचारिक और समावेशी उत्पत्ति के मामले में ये देश कितना बड़ा केंद्र रहा है। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे जुड़ता है। बात सिर्फ उन धर्मों की नहीं है जो वहां जन्मे। राजनयिक द्वारा प्रस्तुत ये टाइमलाइन एक लंबी ऐतिहासिक निरंतरता को दिखाती है। 2500 वर्षों से अधिक समय से यहूदी धर्म वहां बिना किसी उत्पीड़न के रहा है। पहली शताब्दी में ईसा मसीह के पुनरुत्थान के तुरंत बाद ईसाई धर्म वहां पहुंचा और फला फूला, और 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के दौर में ही इस्लाम भारत आया और उसका भी वहां लगातार विकास हुआ। मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक बेहद लंबा इतिहास। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, लोकतंत्र और गरीबी उन्मूलन, जो आधुनिक शासन व्यवस्था का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। तो यहां ध्यान देने वाली सबसे अहम बात है 90% का ये शानदार आंकड़ा। हाल ही में हुए कुछ क्षेत्रीय विधानसभा चुनावों में 90% से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी हुई। राजनयिक ने इसी आंकड़े का हवाला देकर इसे भारत के एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का सबसे बड़ा सबूत बताया। मतलब इतनी बड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। यहां एक और बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक तर्क रखा गया। सोचिए, दुनिया की कुल आबादी का 6ठा हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अपनी आर्थिक प्रगति और गरीबी दूर करने के लिए कभी हिंसा का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा किया है। गरीबी मिटाने के लिए हिंसा के बजाय लोकतंत्र का सहारा लेना, ये एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा अंतर है जिसे राजनयिक ने दुनिया के सामने रखा।
और अब चर्चा के अंतिम और 5वें स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, अल्पसंख्यक जनसांख्यिकी पर नजर और इसका सांख्यिकीय खंडन। अब इन आंकड़ों के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, अल्पसंख्यक अधिकारों के दावों का जवाब देने के लिए सीधा गणित का इस्तेमाल किया गया। आज़ादी के समय भारत में अल्पसंख्यक आबादी 11% थी और आज ये बढ़कर 20% से अधिक हो गई है। ये जनसांख्यिकीय वृद्धि एक बहुत ही मजबूत कूटनीतिक ढाल बन गई, जिसका सीधा सा मकसद ये साबित करना था कि अल्पसंख्यक वहां पूरी तरह से पनप रहे हैं। जरा इस आधिकारिक बयान को सुनिए। किसी ऐसे देश का नाम बताएं जहां अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी हो। भारत के अलावा ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। भारतीय अधिकारी सीबी जॉर्ज का ये बयान गजब के आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि जब भू राजनीतिक बहसें होती हैं तो जनसांख्यिकी आंकड़ों के अध्ययन की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। इस पूरी दिलचस्प चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आधुनिक भू राजनीति में राष्ट्र लोकतांत्रिक सफलता और बहुलवाद को आखिर कैसे परिभाषित और मापते हैं? क्या इसके लिए कुछ तय मानक ही होने चाहिए या फिर हजारों साल पुरानी सभ्यताओं, उनके विकास, जमीनी हकीकत और उनके लोकतांत्रिक प्रयोगों को भी समझना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मानवाधिकारों की व्याख्याओं की ये जटिलता वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।